नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूं भारतीय इतिहास के टॉप 500 सवाल भाग 4, जो PGT, TGT और UGC नेट के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में बेल आइकन, उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है तो वो है, निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा है सर्वाधिक उपयुक्त नाम। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और उपयुक्त सभी भी ठीक है, परंतु इसमें क्या पूछा है, सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता उसको पहला नगर था, इसलिए उसको सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। दूसरा सवाल है, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे आधुनिक नाम है तो खरवी पुराना है, कुंतजी पुराना है, कोटजी पुराना है। तो सबसे पुराना आधुनिक जो स्थल है वह धोलावीरा, जो गुजरात में है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। तीसरा सवाल है, हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति जो है वैसे तो कांस्य युगीन है, परंतु इसमें पूछा है कि किस काल से संबंधित मानी जाती है। तो इसमें जो है वह प्रस्तर युगीन। ठीक है, क्योंकि पत्थर के बहुत सारे औजार उसमें पाए गए थे। चौथा सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति कहाँ से होती थी। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। जिसने मोहनजोदड़ो पढ़ा है, देखो जो स्नानागार मिला है ऐसे करके, तो उसके पास में कुएं थे, कुएं इधर। ठीक है, तो उसमें से कुएं में से साफ पानी लेते थे, उसमें डालते थे। ठीक है, तो इसका जो कौन सा हुआ वो कुएं से। ठीक है, चौथे का घे। पांचवा सवाल है, लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे। तो आपको सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। छठा सवाल है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या सम्मिलित करना है। देखो, फारस की मोहरें एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की। ठीक है, फारस की मोहरें कहाँ से मिली हैं आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों को। फारस की जो मोहरें मिली हैं लोथल से मिली हैं। ठीक है, पहले का 4 हुआ। और जो गुड़िया निर्माण है, गुड़िया निर्माण वो चंदू हुजूर से मिला होता है। ठीक है, अब इसका फिर कौन सा हुआ, पहले का चौथा और दूसरे का दूसरा। अच्छा, इसमें तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, ठोस पहियों वाली गाड़ी में मछुआरे के चित्र, ये हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो तीसरे का पहला हुआ, तीसरे का पहला ये वाला। तो इसका कौन सा ठीक हुआ, ये ठीक हुआ। ठीक है, खे। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो के पूर्व में जो स्थित है स्तूप, वह कुषाण काल से संबंधित है। जो स्तूप है वो टीले पर है वो भी। ठीक है, कुषाण काल। अगला सवाल है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने इतिहास के पढ़ने वाले हो तो इसको क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे कितना अच्छा है। मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर है वैसे तो। ठीक है, 9वां सवाल है, किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आ चुका है। चित्राक्षर लिपि किस युग, किस उसकी है, काल की। तो
फ्रेंड्स ये जो हड़प्पा या संदप काल है उसमें चित्राक्षर लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। 10वां सवाल है, 10 में भी आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को जोड़ना है। तो महत्वपूर्ण पशु क्या है इसमें? महत्वपूर्ण पशु जो है वह है वृषभ। ठीक है, वृषभ। और महत्वपूर्ण देवी जो है वह है मातृ देवी। ठीक है। और महत्वपूर्ण जो वृक्ष है वो पीपल है। महत्वपूर्ण भवन जो है वह है स्नानागार। ठीक है। तो इसका जो कौन सा हुआ आप देख सकते हैं कौन सा होगा, क्योंकि मैंने लगा दिया पहले ही। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। सिंधु सभ्यता को कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है विश्व में। ठीक है। 12वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता है फ्रेंड्स, तो वो ऐसे करके ऐसी है। ठीक है। यहाँ जम्मू कश्मीर है मांडा, यहाँ आलमगीरपुर है, यहाँ वो है जो दास्क नदी पे है वो, और यहाँ पे वो है भोगवा नदी पे। ठीक है। तो त्रिभुजाकार हुई है। तो इसका जो कौन सा सही हुआ? त्रिभुजाकार। 12 का ग। 13वां सवाल है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो फ्रेंड्स भारत में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो मिला है मेरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के लगभग। अगला सवाल है, देख लेते हैं। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? तो फ्रेंड्स इसमें 9 जो फसल हैं उनका साक्ष्य मिल चुका है अब तक। ठीक है। सिंधु सभ्यता में 9 फसल का साक्ष्य मिल चुका है। 15वां सवाल है, हड़प्पा लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में 17 चिन्ह हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी हाल में किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है? तो इसमें जो थे KN शर्मा भी थे और SR राव भी थे। ठीक है। तो इसका कौन सा हुआ? ग हुआ। के और के दोनों। बहुत ही अच्छा सवाल था, नेट में आ चुका सवाल ये। 16वां सवाल है, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? उत्तरोत्तर मतलब कि हड़प्पा संस्कृति के बाद के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो फ्रेंड्स जो रंगपुर है गुजरात में, यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के मिलते हैं। ठीक है, दोनों के मिलते हैं। 17वां जो सवाल है उसमें आपको वो करना है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। और जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे है। ठीक है। और जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है वो हिंड नदी के किनारे है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी आप इनको रट सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, सुरकोटड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इसका कौन सा होगा फिर? ये वाला होगा। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं सुरकोटड़ा से। ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है इमारत, स्थल नहीं पूछ रहा। ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन खा जाते हैं बच्चे, क्योंकि स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में है और अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में है। अब बात करते हैं स्थल की। अगर स्थल हो तो उसको कहते हैं स्नानागार, परंतु यहाँ बात कर रहा है इमारत की, तो इमारत की कौन सा हुआ? अन्नागार हुआ। ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। स्थल कौन सा है? स्नानागार। 20वां सवाल है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टे के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो फ्रेंड्स जो कुंभकार के भट्टे को अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी।
मोहनजोदड़ो में मिले हैं। 21वां सवाल है, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो फ्रेंड्स, जो सिंधु निवासी के थे उसका जो प्रिय पशु था वो था कुंवरदार सांड। ठीक है, कुंवरदार जो सांड था वो उनका प्रिय पशु था। ये इनका कुत्ता जो था पालतू पशु था। घोड़ा को वो नहीं जानते थे, ऊँट भी नहीं जानते थे। ठीक है, तो जो प्रिय पशु था वो था सांड। 22वां सवाल है, सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्न में कौन असत्य है? ठीक है, असत्य पूछ रहा है इसमें, सत्य नहीं। सैंधव सभ्यता के संबंध में तो सबसे पहला जो है, ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, बिल्कुल करते थे। बनावली में लकड़ी का हल मिला है। नंबर 2 देख लेते हैं, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों की, बिल्कुल ठीक है, ये भी विश्व में सबसे प्रथम है। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। तो फ्रेंड्स, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, वहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि नहर तो मिली है, नहर नहीं थी, नदी थी। ठीक है, नहर नहीं थी, नदी थी। कोठार, ये भी ठीक है बिल्कुल, कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे, बिल्कुल ठीक है। तो इसका कौन सा सत्य है? वो था नहर नहीं थी, नदी थी। ठीक है, सिंधु नदी, रावी नदी ये थी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किस से निर्मित की जाती थी? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए, सेल खड़ी से निर्मित होती थी, मिट्टी से होती थी। ठीक है, तो इसका कौन सा, जो तांबे का बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, सोना बिल्कुल नहीं थी, कांसे नहीं थी। तो इसका कौन सा ठीक हुआ? मिट्टी, मिट्टी की मुद्राएं होती थी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड्स, जो हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है कालीबंगा। ठीक है, गंगानगर में है, राजस्थान में, घग्गर नदी किनारे। ठीक है, कालीबंगा में यज्ञ वेदी की हल की वो आकृति मिली है और जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यज्ञ वेदी मिली है। 25वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो हड़प्पा सभ्यता है तो वो उनका जो नगर थे वो क्या थी, चौकोर पर विभाजित थे। ठीक है, चौकोर, ये बिल्कुल उनकी विशेष नहीं, विश्व में सबसे प्रथम विशेषता थी ये चौकोर पर। तो उनका जो नगर नियोजन था पहले से बना हुआ था, बिल्कुल इंजीनियर की तरह, जो आज के ज़माने में बनाते हैं इंजीनियर, बिल्कुल फ्लैट काट काट कर ऐसे बनाए जाते थे पहले। ठीक है, सिंधु नगर में। तो नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। 26वां सवाल है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में कौन बेमेल है? तो फ्रेंड्स, जो देखो इसमें सबसे पहले कौन है? वेद। ठीक है, फिर उपनिषद, फिर आरण्यक। और जो स्मृतियाँ जो है वो ग्रंथों की नहीं है, सबसे बाद की हैं ये। तो इसमें जो बेमेल है वो स्मृतियाँ हैं। ठीक है, 27वां सवाल है, ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? तो फ्रेंड्स, जो 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है वो मिलता है इंद्र का। ठीक है, इंद्र देवता का वर्णन 250 सूक्तों में मिलता है। 28वां सवाल है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? विनिमय में होता है दोस्तों, कोई सामान लेते हैं तो उसके बदले में हम कुछ ना कुछ उसको देते थे। तो जो गाय थी, गाय, उसका हम ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, गाय का। 29वां सवाल है, ऋग्वैदिक युगीन नदी पुरुषणी का महत्व क्यों है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। ऋग्वैदिक कालीन नदी जो पुरुषणी है, तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही एक विश्व में प्रथम जो युद्ध हुआ था, जो सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है प्राचीन भारत का, वो था दासराग युद्ध के कारण। ठीक है, जो भरत कुल का जो वो था राजा सुदास, उसका युद्ध हुआ था पुरुष नदी के तट पे। ठीक है, अगला सवाल है,
ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो फ्रेंड्स ऋग्वेद में जो ये जो दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इसमें से आपको छाटना है। तो इसमें कृषि का उल्लेख मिलता है बिल्कुल ऋग्वेद में, यव माने यव का मिलता है और ब्री का मिलता है, ठीक है। कपास का बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है। तो कपास को उसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। 31वां सवाल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो फ्रेंड्स तो जो शूद्र थे उनका ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये भी, शूद्र का, ठीक है। 10वां जो मंडल है उनका पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 32वां सवाल है, ऋग्वेद में उल्लिखित कुल करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी नदी थी? तो फ्रेंड्स जो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों के नाम है, उसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी थी वो थी सरस्वती, ठीक है। सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, अब जो प्राय लुप्त हो गई है। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रम से कितनी बार हुआ है? तो फ्रेंड्स जो जन का प्रयोग हुआ है वो 275 बार हुआ है, ठीक है, 275 बार। और विष का जो प्रयोग हुआ है वो 170 बार हुआ है, ठीक है। तो इसका कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर घ, 275 जन और विष हुआ है 170 बार, क्योंकि जन जो थे ऋग्वेद में एक कबीले थे, ठीक है, जनों में बटे हुए थे। 34वां सवाल है, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो फ्रेंड्स जो ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी वो थी विदथ, ठीक है। विदथ के बाद में सभा और समिति, उसके बाद में परिषद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। सबसे प्राचीन जो है वो है विदथ। 35 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो फ्रेंड्स आर्य जो है उसका जो है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। आर्य जो थे वो अपने आप को श्रेष्ठ अथवा कुलीन समझते थे, ठीक है। 36 है, मूजबंत, ठीक है। जो मूजबंत है वह थी एक हिमालय की ऊंची एक चोटी थी, हिमालय की मूजबंत। अगन्या, अगन्या ने मारने योग्य, ठीक है। अगन्या बोलता है ने मारने योग्य। और अयस जो है तांबे एवं कांसे के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो गोहन है, गोहन वो अतिथि को भोजन में गाय का मांस खिलाना, इसको बोलते थे गोहन, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो होगा पहले का चौथा, ठीक है, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो फ्रेंड्स इसका होगा ग, ठीक है। 37 है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो फ्रेंड्स जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृत, क्योंकि प्राकृत और पाली तो बिल्कुल बाद में आए। पहले जब आर्य आए तो उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। 38 है, निम्न को कालानुक्रमा सजाइए, कौन कौन सा पहले हुआ है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो वेद है वो पहले नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उसके बाद में आरण्यक, उसके बाद में उपनिषद, ठीक है, उसके बाद में वेदांग जो लास्ट में है। तो इसका जो कौन सा हुआ? तो फ्रेंड्स 1 3 1 और 3, उसके बाद में 2, तो इसका ये हुआ, ठीक है। 39 है, ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था उसका जो स्वरूप था तो वो था
पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक था। और जो सिंधु सभ्यता थी वो थी मातृसत्तात्मक, ठीक है, इसमें ये अंतर है। 40वां सवाल है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो फ्रेंड्स, जो वैदिक कालीन लोग थे तो उन्होंने सबसे पहले तांबा की खोज की, ठीक है, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया। 41वां सवाल है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? जो हल संबंधी अनुष्ठान था उसका पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड्स, तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें हल का प्रयोग सबसे पहले मिलता है, ठीक है, हल संबंधी अनुष्ठान। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी एग्जाम में आ चुका नेट के में। 42 है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जो यजुर्वेद है, क्योंकि यही जो है गद्य और पद्य में की गई है इसकी रचना, ठीक है, केवल एक ही है यजुर्वेद जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। फिर भी बच्चे याद नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा सवाल है ये। 43 है, वेदांत किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स, जो सबसे अंत में होते हैं उनको वेदांत बोलते हैं, ठीक है, वेदों के अंत में। तो वेदों के पहले पे कौन सा हुआ? वेद हुए, दूसरे पे ब्राह्मण ग्रंथ हुए, तीसरे पे आरण्यक हुए, चौथे पे कौन सा हुए? उपनिषद। तो कौन सा उसका सही हुआ? उपनिषद, वेदांत। अच्छा देखो, 44वां सवाल है, बड़ा अच्छा है, पीजीटी या टीजीटी में आया है ये सवाल। अस्तो माँ सदगमे, ठीक है, अस्तो माँ सदगमे कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो लिया गया है वो लिया गया है ऋग्वेद से। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टीजीटी के एग्जाम में आया था ये। 45 है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। तो फ्रेंड्स, जो कठोपनिषद है उसको बुद्ध से भी पहले माना जाता है, ठीक है, कठोपनिषद। 45 का क। 46 है, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वो थे प्रजापति, ठीक है, प्रजापति जो थे वो उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। 47 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल था ये, मुंडकोपनिषद। 47 का फर्स्ट। 48 है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई? तो फ्रेंड्स, तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना जो की गई वो की गई गंगा के उत्तरी मैदान में, ठीक है, गंगा के उत्तरी मैदान में की गई 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी की मध्य। अगला सवाल है, सभा और समिति, ये भी एग्जाम में पीजीटी और टीजीटी में आया था ये। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो फ्रेंड्स, जो सबसे लास्ट वाला है, ठीक है, अथर्ववेद, उसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 50वां सवाल है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता? उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ थे उसमें किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता? तो फ्रेंड्स, उसमें सन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। फ्रेंड्स, ये था भारतीय इतिहास टॉप 500 सवाल के भाग 4
आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।